हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम गुप्ता आपका अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने लेकर आया हूं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें मैं आपको आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरों वाले रेखिक समीकरण के बारे में बताऊंगा। हमें इस चैप्टर में दो चरों वाले रेखिक समीकरण के पेयर्स दिए जाते हैं। उन पेयर्स को हमें सॉल्व करना होता है और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस मालूम होनी चाहिए। वो सारी कंडीशंस के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाला रेखिक समीकरण, जिसका जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में x और जो y होते हैं वो वेरिएबल्स हैं एंड तथा a, b और c रियल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये जो x, y है ये वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? a, b, c रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? और ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों कहा जाता है। तो बेटा, क्योंकि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स में जब पावर, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स में अगर उसकी डिग्री, उसकी पावर 1 है, मैक्सिमम पावर अगर 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल दिए गए हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो x और जो y है, इन्हें वेरिएबल क्यों कहते हैं? वेरिएबल का क्या मतलब होता है? तो बेटा, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिन्हें हम वेरी करा सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर x और y को हम वेरी करके 1, 2, 3, 4 ऐसा कोई भी नंबर इसको हम दे सकते हैं। सिमिलरली हम y के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 डैश कोई भी नंबर हम x और y को अपनी जरूरत के अनुसार दे सकते हैं। इसीलिए x और y जो होते हैं वो यहाँ पर वेरिएबल होते हैं। लेकिन a, b और c रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मतलब 1 माइनस इंफिनिटी 2 प्लस इंफिनिटी, सारे जो नंबर हैं उनमें से कोई सा भी नंबर जो रियल लाइन पर होता है वो सारे रियल नंबर होते हैं। और सारे जो रियल नंबर्स हैं वो a, b और c के नंबर्स हो सकते हैं। और क्योंकि हर रियल नंबर यूनिक होता है, इसीलिए ये नंबर यूनिक होते हैं और इनका कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए इन सभी नंबर्स को हम कांस्टेंट कहते हैं। तो a, b, c कांस्टेंट नंबर होते हैं जो अपना जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं करते हैं, लेकिन x और y अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, इसलिए इन्हें वेरिएबल कहा जाता है। बेटा, कक्षा 10 के इस चैप्टर में हमें हर बार दो इक्वेशंस दी गई होंगी। अब इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करने को कहा जाएगा, और जब सॉल्व करने को कहा जाएगा तो कुछ कंडीशंस हमारे सामने होती हैं, जिन कंडीशंस के बेस पर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो वो कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, और ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इस पेयर ऑफ इक्वेशन में हम वापस से चर्चा करेंगे कि a1, b1, c1, a2, b2, c2 इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनका रोल है इन दो इक्वेशंस में, और क्या इनका रोल होता है ये पता लगाने में कि इन इक्वेशंस का नेचर क्या है, ये इक्वेशंस किस तरह की इक्वेशंस हैं। ये सारी बातें हम आगे इसमें देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 9 में आपने जब ये दो वेरिएबल वाला रेखिक समीकरण पढ़ा था, दो चरों वाला रेखिक समीकरण, तो उसमें आप लोगों ने ग्राफ के माध्यम से
इनको सॉल्व करना सीखा था, और ग्राफ के माध्यम से आपने जब इसमें ग्राफ बनाए तो आपने देखा था कि स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। इसका यह मतलब है कि ये जो इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। यहां पर हमें दो इक्वेशन a1x b1y और c1 हमें फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, सेकंड इक्वेशन a2x b2y और c2, अगर हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई तो ये दोनों ही इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफ पर किस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं, इस पर डिपेंड करता है कि इनका नेचर क्या होगा। तो बेटा हमें ग्राफ बनाए बगैर ये अगर पता लगाना है कि इनका नेचर क्या होगा, ये रेखाएं किस तरह की होंगी, अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं तो ये सारी कंडीशंस हमें अपने दिमाग में रखनी होंगी। एग्जाम में ये कंडीशंस एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि इन कंडीशंस को हमें एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, और इनमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है इन कंडीशंस के ऊपर से। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यहाँ पर इन दो इक्वेशंस के लिए होती है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका क्या मतलब है? तो बेटा जैसे हमें कोई दो इक्वेशंस दी हुई हैं, मान लेते हैं कि ये मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और नेक्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनमें से a1 b1 c1 a2 b2 और c2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेटा जो भी नंबर हमें x के साथ दिखाई दे रहे हैं, जब कंपैरिजन करते हैं तो वो वैल्यूज होती हैं बेटा a1 की और a2 की वैल्यू होती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के साथ में कोफिशिएंट में 2 है और इस x के साथ कोफिशिएंट में 3 है, तो a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 3 है। सिमिलरली b1 और b2 के बारे में जब बात करते हैं तो b1 की वैल्यू 3 है और b2 की जो वैल्यू है वो -2 है। जब हम इन वैल्यूज को इस फर्स्ट कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि 2y3 3y माइनस 2 नॉट इक्वल आ रहा है, बिकॉज 2y3 इज नॉट इक्वल टू 3y minus 2 or minus 3/2. This means that these equations, these given equations are equations of intersecting lines. मतलब ये जो रेखाएं हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं? तो अगर हम इन लाइंस को ग्राफ पर जब शो करेंगे तो ये बात पक्की हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं जब ग्राफ पर शो की जाएंगी तो एक जगह पर किसी पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी। और जिस पॉइंट पर ये लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्यूशन। इस कॉमन सॉल्यूशन को या हम इसे हिंदी में कहते हैं सार्व हल। ये जो कॉमन सॉल्यूशन है, सार्व हल है, इसे हम दूसरे वर्ड्स में यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल भी कहते हैं। यूनिक, अद्वितीय, इसका मतलब होता है कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। मीन्स ये जो हमारी x और y की इक्वेशन होती हैं, इन इक्वेशंस में x की और y की ओनली एक ही वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आएंगी। ये कंडीशन ये शो करती है। और वो जो वैल्यूज हैं x और y की वो कॉमन सॉल्यूशन कहलाती हैं बेटा। अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन मैंने लिखा है इसकी नेचर क्या है, तो बेटा इसका नेचर है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कैसी है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। पूछा जाता है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हमें यही कंडीशन चेक करनी है। अगर पूछा जाता है कि इक्वेशंस जो गिवन इक्वेशंस है उनका यूनिक सॉल्यूशन है क्या, तो हमें यही कंडीशन चेक करनी है।
और ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो भी बेटा हमें यही इक्वेशन को, यही कंडीशन को चेक करना है कि भाई a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू अगर होता है b1 अपॉन b2 के, तो हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन की हैं, यूनिक सोल्यूशन इनके पास है और इन्हें हम कंसिस्टेंट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन, हाँ तो बेटा इक्वेशंस हमारे पास यहां पर हैं x प्लस 4y इक्वल टू 6, 3x प्लस 12y इक्वल टू 2। a1 की जो वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 12 है, c1 6 है और c2 2 है। हमने यहां पर वापस से चेक किया a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल, एक और चेक करना है c1 अपॉन c2 6 अपॉन 2। हमने देखा कि 4 3 जा 12 होता है, दिस मीन्स वी हैव 1/3 इक्वल टू 1/3 बट 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3/1। These two ratios equal but this is not equal to them. Then 1 upon 3 not equal to 1 upon 3, sorry, equal to 1 upon 3 but 3 upon 1 is not equal to 1 upon 3। तो हम यहां पर देखते हैं कि 1 upon 3 और 1 upon 3 a1 upon a2 b1 upon b2 तो इक्वल है, बट c1 upon c2 जो है वो इन दोनों के इक्वल अगर नहीं आया है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि लाइंस आर पैरेलल, रेखाएं समानांतर होंगी तथा और क्या होगा, एंड समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, नो सोल्यूशन, सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, माने हमें अब इसके आगे इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। एंड पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, वी आर कॉल्ड दिस इनकंसिस्टेंट, असंगत, हम इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट या असंगत समीकरण। तो इस तरह के अगर हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं कि जिनमें हम चेक करते हैं और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल आता है पर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आता, तो हमारे पास ये कंडीशंस उसमें होती हैं। लाइंस जब शो की जाएंगी ग्राफ पर, तो ग्राफ पर जो लाइंस आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल लाइन होंगी, माने एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी। जब कहीं नहीं काट रही होंगी तो इन्फिनिटी पर काटती हैं, और जब दो लाइंस इन्फिनिटी पर, अनंत पर काटती हैं तो ऐसी रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहते हैं, जो कि समांतर रेखाएं कहते हैं जो कि एक दूसरे को अनंत पर जाकर काटती हैं। ऐसी जो रेखाएं हैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है और ना, और ऐसे जो समीकरण होते हैं उन्हें हम असंगत समीकरण भी कहते हैं। कंडीशन नंबर 3 के बारे में अब हम बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि अगर तीनों ही इक्वल आ जाते हैं, हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगर हम इस तरह का इक्वेशन लिखते हैं, दो इक्वेशंस, तो चेक करने पर मालूम पड़ता है 1/2, 1/2 एंड 5/10। a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू 5। कोफिशिएंट ऑफ x is 1, कोफिशिएंट ऑफ y is 1 and the number, real number is 5। a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू 10। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों ही इक्वेशंस को जब हमने a1 b1 c1 निकाला है तो आंसर तीनों ही सेम आ रहे हैं, तीनों का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है। और अगर तीनों ही रेशियो सेम आते हैं तो उस कंडीशन में लाइंस आर कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब होता है कि या तो ये एक ही लाइन है या फिर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, माने दोनों एक ही लाइन है, या सारे जो पॉइंट मिलने वाले हैं वो एक ही लाइन पर हमें मिल जाएंगे। तो ये दो लाइनें नहीं है, एक ही है और हैज मैनी सोल्यूशन। ऐसी लाइन के जो सोल्यूशन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे क्योंकि अगर एक ही लाइन है तो क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है तो उसके मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं और ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं
डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशन, आश्रित संगत, हिंदी में कहते हैं आश्रित संगत, इनके जो इसको कहते हैं आश्रित संगत। कॉन्सिडेंट को हम कहते हैं समपाती, रेखाएं समपाती हैं। और मैनी सॉल्यूशंस मतलब इसके कई सारे सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इन तीनों कंडीशंस के बारे में जानने के बाद जब हमारे पास फर्स्ट वाली कंडीशन अगर आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर बाकी की दो कंडीशंस हमारे सामने होती हैं तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वहीं तक हमारा सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। अब फर्स्ट वाली कंडीशन में अगर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं तो उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होती हैं। फर्स्ट मेथड ग्राफ मेथड होती है, सेकंड मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी वाली जो मेथड होती है उसका नाम होता है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इनको सॉल्व करने के लिए एक मेथड और भी होती है जिसका नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या उसे हम कहते हैं वज्र गुणन विधि, परंतु अब कोर्स में से उसे हटा दिया गया। इसीलिए हमें इस चैप्टर में केवल तीन टाइप की जो मेथड है वो सीखनी है, जिसे हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जिनके सॉल्यूशन हम यहां पर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।